हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। और आज के लेक्चर में हम पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रीड करने की कोशिश करेंगे। ना एज यू नो दिस इज अ सर्वाधार सीरीज जहां पर आपको हर दिन सब्जेक्ट वाइज लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं। सो आज है मंडे, आज हम पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स लास्ट 1 वीक में रहे हैं दैट वी डिस्कस, राइट, जो कि आपके यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। नाउ दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर ऑलमोस्ट 9 सोर्सेज हम कवर करते हैं, which includes The Hindu, Indian Express, Live Mint, Economic Times, Down to Earth, PIB, PRS, Yojana and Kurukshetra. Let's move to न्यूज नंबर 1। सबसे पहला है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। ना देखो, ध्यान से पहले समझ लो ना, जब भी हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स कैन बी डन इन 3 वेज। ठीक है, 3 वेज से यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन पॉसिबल है। नंबर 1 इज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी ही फुलफिल नहीं कर रहे हो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस कुछ देखने को मिलती हैं, जैसे सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, दैट यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। सो अगर आपने फ्रॉडुलेंटली यहाँ पर इंडियन सिटीजन ली है और अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बेसिस क्या बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। दूसरा आपको देखने को मिलता है विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसको हम रोपा एक्ट भी कहते हैं। 1951 के तहत भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और तीसरा मेथड है विच इज नोन एज एंटी डिफेक्शन, राइट। सो एंटी डिफेक्शन हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाए थे और एंटी डिफेक्शन के तहत भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और रोपा एक्ट की बात करते हैं, अथॉरिटी कौन है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, इट इज द प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से, रिकमेंडेशन शुड बी ऑफ ईसीआई, राइट। सो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन करना हो, चाहे अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट करना हो, तो दोनों के लिए अथॉरिटी कौन बन जाती है, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशंस पे काम करता है, ईसीआई की रिकमेंडेशंस पे काम करता है। एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहां पर अथॉरिटी कौन है, इट इज द स्पीकर। स्पीकर का जो भी डिसीजन रहेगा दैट वुड बी फाइनल। लेकिन यहां पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है कि हो तो हॉलोहन केस आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस देखने को मिलता है, जिसके तहत ये कहा गया था दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर वुड बी लायबल फॉर जुडिशियल रिव्यू। क्लैरिटी है, आई होप आपको यहां तक समझ आया। तो जब हम डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, इन 3 तरीकों से हो सकता है। अब न्यूज में क्या है उसको जान लेते हैं, एंड डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम एक बार ही देख लेते हैं, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कर्नाटका एमएलए has been disqualified from the state legislative assembly following his conviction by the principal special judge for CBI case in Hyderabad. So can you see यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्क्वालीफाई करा गया है एक एमएलए को। क्या है, फॉलोइंग द कन्विक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कन्विक्शन की बात होती है, इसका मतलब अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ही हैज बीन कन्विक्टेड, एंड ही इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर मोर देन पनिशमेंट, जहां पर आपको 2 साल से ज्यादा देखने को मिलती है, और कन्विक्शन हो चुकी है, ट्रायल नहीं, कन्विक्शन हो चुकी है, तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। क्लैरिटी है, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय 191. You have to remember the article number. Article 191 and the representation of People's Act and the 10th schedule. बच्चे जो मैंने आपको बताया वही आपको देखने को मिलता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एंड तीसरा क्या है, डिस्क्वालीफाई होने का चांस, दैट इज 10th schedule. Done. Now the disqualification of MP in India is governed by Article 102. सो अगर हम एमपी की बात करते हैं तो 102 है, एमएलए की बात करते हैं तो 191 है, राइट। बाकी तो सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड एज द 10th schedule व्हिच इज एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 102 की बात करते हैं तो इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट अनलेस द पार्लियामेंट एग्जेम्प्ट्स द ऑफिस बाय लॉ। सो अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन किया गया है, नहीं, कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस बन जाता है जहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर टेकिंग द रेम्यूनरेशन फ्रॉम द स्टेट, राइट। नाउ डिक्लेयर्ड बाय अ कंपीटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या तो आप अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, या फिर आप डिक्लेयर्ड हैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, and if you're not a citizen of India, right? So or has voluntarily acquired citizenship of a foreign state or shows allegiance to a foreign state, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, that is by कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको
आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 102 के तहत आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 102। ना डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ, यहां पर क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बहुत सी चीजें हैं जिसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, एंड वन ऑफ द क्राइटेरिया इज अगर आपकी कन्विक्शन हो जाती है। कन्विक्शन मतलब अगर आपको दोषी करार पाया जाता है और यहां पर पनिशमेंट आपको 2 साल या 2 साल से अबव की पनिशमेंट मिलती है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, इफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, 2 या 2 साल से ज्यादा की अगर आपको पनिशमेंट हो रही है, कन्विक्शन हो चुकी है, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। राइट, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन कब तक रहेगी? फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 years। 6 years का मतलब क्या है बच्चे? 5 साल का टेन्योर रहता है, 6 साल के लिए, इसका मतलब दो टेन्योर्स ऑफ लोकसभा आप यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड। राइट, सो आप एक तरह से आपका पॉलिटिकल करियर ही खतरे में होता है। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं उसी के बेसिस पे यहां पर डिस्क्वालीफाई किया है। हाँ, डिफेक्शन की अगर बात करते हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा ना। अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं तो इफ एन एमपी वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर वो एब्सटेन करते हैं या कॉन्ट्रारी वोट करते हैं अपनी पार्टी डायरेक्शंस के तो उनको एंटी डिफेक्शन में डाला जा सकता है। इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्ट मेंबर, कोई निर्दलीय है और वो एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो एज यू नो, अगर 6 महीने से पहले है नॉमिनेटेड मेंबर तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सो ये डिफेक्शन के इसके तहत है, 10th शेड्यूल के तहत है, जो कि हमने 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। राइट, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको देखने को मिलता है ना। अगर हम एमपीज की बात करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन। सो अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन ये रिकमेंडेशन किससे लेते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेते हैं। लेकिन अगर डिफेक्शन की बात करते हैं तो कौन है? इट इज स्पीकर, अगर लोकसभा में हो रही है, और अगर राज्यसभा में हो रही है तो इट इज अ चेयरमैन। ऐसी एमएलएस की बात करते हैं तो आर्टिकल 192 के तहत देखने को मिलता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? गवर्नर के पास अथॉरिटी है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशंस पे? ऑब्वियसली बात है ईसीआई की रिकमेंडेशंस पे। ऐसी अगर हम 10th शेड्यूल के तहत एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं तो कौन हो जाता है? अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो स्पीकर मेक्स द डिसीजंस। क्लैरिटी है? आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्डिक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वर्डिक्ट देखने को मिलता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। सो वोटर्स राइट टू नो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स वाज एस्टैब्लिश्ड। सो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगर चल रहे हैं, चाहे कोई ट्रायल चल रहा है, वहां पर आपको पब्लिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हाउएवर द एपेक्स कोड डिड नॉट एक्सटेंड दिस टू लाइफ टाइम बैन्स। राइट, लाइफ टाइम बैन्स नहीं है। सो अगर आप डिस्क्वालीफाई होते भी हैं तो मैक्सिमम 6 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई होते हैं अंडर रोपा एक्ट। Right now, CEC versus Jan Chaukidar case. So it upheld that the persons who are under the prisoners cease to be electors and hence not qualified to contest the elections. लेकिन पार्लियामेंट ने इसको अमेंड कर दिया था 2013 में और इसको ओवरटर्न कर दिया गया है, अलाउिंग द ट्रायल प्रिजनर्स। ट्रायल प्रिजनर्स का मतलब बच्चे, आई होप आपको समझ होगा ना। ट्रायल का मतलब क्या? अभी केस चल रहा है, अभी आप दोषी करार नहीं पाए गए हैं, अभी चल रहा है। तो पार्लियामेंट ने क्या बोला कि अगर आप पे केस चल रहा है, आप पे अभी कन्विक्शन नहीं हुई है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लैरिटी है? ओके, लिली थॉमस केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सो आप देख सकते हैं, द कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रोपा एक्ट 1951 with that allowed a sitting legislator to continue as a member even after being convicted if they filed an appeal as unconstitutional and against political justice. After this justice, a shifting legislator is disqualified immediately after sentencing for a conviction. So लिली थॉमस केस में आपको सबसे पहले मेजर कह सकते हैं लैंडमार्क केस आपको देखने को मिलता है, जहां पर यह कहा गया कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पहले यह था कि तब तक आप कंटिन्यू करते रहेंगे ऑफिस जब तक आप पे कन्विक्शन ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपने अपील लगा दी है। क्या लगा दी है? अपील। मान लो हाई कोर्ट ने आपको दोषी करार पा दिया और उन्होंने बोला कि भाई आपकी इंप्रिजनमेंट 2 या 2 साल से अबव है। आपने क्या किया? अपील लगा दी। आपने जब अपील लगा दी तो आप अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि भाई इमीडिएट इफेक्ट से अगर आज आपकी कन्विक्शन हुई है तो कन्विक्शन पे आपको क्या किया जाएगा? आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा।
सो इट वाज डन इन लिली थॉमस केस। नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, आपको देखने को मिलता है कैंडिडेट्स फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस मस्ट पब्लिकली डिस्क्लोज देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। सो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यहाँ पर पब्लिश करने की बात की गई है, बट अगेन देखिए जब हम यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, देयर आर वेरियस लूप होल्स दैट एग्जिस्ट। आज भी बहुत सारे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एमपीज आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें हीनियस क्राइम्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी उन पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको इतने लूप होल्स देखने को मिलते हैं कि आज भी मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ द एमपीज और द एमएलएज दैट आर इलेक्टेड हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। सो इसको वॉश आउट करने के लिए वी नीड अ स्ट्रिंजेंट केस लॉ। हमें यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जिससे कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड स्पेशली जो हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाए, रादर उनको कंटेस्ट करने का मौका ही ना दिया जाए। क्लैरिटी है? आई होप आपको यहां तक समझ आया है, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द रिलेटेड वर्डिक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं व्हिच इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो आप देख सकते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिलीज करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपकी इंडेक्सेस होते हैं दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो कौन पब्लिश करता है? इट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ना इंडेक्स इज बेस्ड ऑन अ स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100। 0 to 100 यहाँ पर रेंज करता है। दैट इज असाइंड टू ईच कंट्री और द टेरिटरी विद 100 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर। सो 100 बेस्ट पॉसिबल स्कोर है और यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम आपको देखने को मिलती है, और 0 वर्स्ट है ना। It is to compare the level of freedom enjoyed by the journalist, right? So 180 countries यहाँ पर करे जाते हैं और वहां पर 0 to 100 में रैंक दिया जाता है ना। इंडिया की अगर बात करते हैं तो 151st आपको रैंक देखने को मिलता है। नाउ देखिए जब भी ये रैंकिंग्स आती हैं, जब भी हम इंटरनेशनल रैंकिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा ही आपको ऐसा एक एजेंडा देखने को मिलता है कि यहाँ पर इंडिया को डाउनग्रेड दिखाने की कोशिश करी जाती है। दैट इज व्हाई आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जहां पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिबटल भी करती है कि आपने हमारा स्कोर इतना नीचे क्यों रखा है, आपके पास क्या बाइफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, क्या किन बेसिस पे आपने यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाई हैं, उसको डिबंक भी किया जाता है, राइट। सो 151st आपको इंडिया का रैंक देखने को मिलता है। टॉप रैंक की अगर बात करते हैं नॉर्वे एग्जिस्ट करता है जो फर्स्ट पोजीशन है, फॉलोड बाय अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड यूरोपियन नेशंस बेनिफिटिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन एंड डाइवर्स मीडिया इकोसिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ना। अगर हम बॉटम रैंक की बात करते हैं, एरिट्रिया आपको देखने को मिलता है व्हिच इज 180th, फॉलोड बाय कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। ना चैलेंजेस क्या है तो आप देख सकते हैं नोटेबली इफेक्टेड कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो यूएस का रैंक जो है वो 57 है, 2 प्लेसेस डाउन हुआ है। ट्यूनीशिया की बात करते हैं 129 है, 11 प्लेसेस डाउन हुआ है। अर्जेंटीना की बात करते हैं रैंक 87 है, 21 प्लेसेस डाउन हुआ है। नाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वर्सन्स मीडिया कंडीशंस। सो अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, टेक द एग्जांपल ऑफ पैलेस्टीन। सो पैलेस्टीन आपको 163 पे देखने को मिलता है, इजराइल आपको 112 पे देखने को मिलता है। कैन यू इमेजिन, इजराइल इज अ वॉर टोन रीजन लेकिन उसका रैंक और इंडिया का रैंक देख लो, जबकि हम वॉर टोन रीजन नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती है, राइट। ओके नेक्स्ट, मीडिया ओनरशिप एंड सेल्फ सेंसरशिप की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप एंडेंजर्स मीडिया डाइवर्सिटी एंड इट इंक्लूड्स हाई रैंकिंग डेमोक्रेसीज। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 29th रैंक पे आपको देखने को मिलता है, कनाडा की बात करते हैं 21st, चेकिया रिपब्लिक की बात करते हैं 10th, फ्रांस की बात करते हैं 25th जो कि 4 प्लेसेस डाउन हुआ है। स्टेट कंट्रोल मीडिया की अगर बात करते हैं तो रशिया को रैंक आप देख सकते हैं 171st आपको मिला है, 9 प्लेसेस डाउन किया गया है विद द मीडिया लैंडस्केप इज हेवीली स्टेट ओन्ड, राइट। सो जो भी आपको कम्युनिस्ट कंट्रीज देखने को मिलती हैं जहां पर डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है, वहां पर उनकी जो रैंकिंग्स है वो काफी नीचे देखने को मिलती है। क्लैरिटी है? सो दीज आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज एससी रूल्स रोहिंग्या रिफ्यूजी सब्जेक्ट टू फॉरेनर्स एक्ट। So आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट has observed that if Rohingya refugees are found to be foreigners under the Foreigners Act, they will be dealt with as per the law. So अगर वो foreigners की कैटेगरी में आए हैं under the Foreigners Act, so यहाँ पर उनकी जो डीलिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? लॉ के अकॉर्डिंग होगी। अब लॉ क्या है वो देख लेते हैं। सो जो यहाँ पर पटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द रोहिंग्या recognized as refugees. So Rohingyas, they are considered as refugees by the UNHCR, which is United Nations High Commission for Refugees, and thus deserve protection. So they deserve protection under the principle of non-refoulement, right? So non-refoulement का मतलब क्या है? वो places जहां पर उनके साथ अत्याचार हुआ है ना? तो रोहिंग्यास की अगर बात करते हैं, म्यांमार में उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो यहाँ पर आप फोर्सफुली उनको उस रीजन में नहीं भेज सकते हैं जहां पर उनको खतरा है,
that is known as a place non-refoulement area, right? So principle of non-refoulement का क्या कहता है? Not returning to the refugees to a place where they face serious threats, right? So deportation to Myanmar where they are stateless and allegedly face torture and death violates Article 21. So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिए हैं कि अगर आप उनको म्यांमार में भेजते हैं तो वो हमारे आर्टिकल 21 का एक तरह से वायलेशन हो जाता है. आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, एंड दीज टू आर्टिकल्स आर आल्सो अवेलेबल टू द फॉरेनर्स, राइट? सो हमें पता है द राइट्स दैट आर ओनली एंड ओनली अवेलेबल टू द सिटीजंस आर 15, 16, 19, 29 एंड 30. बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस के लिए तो है ही हैं, साथ ही साथ फॉरेनर्स के लिए भी हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिआइटरेट किया है कि अगर आप रोहिंग्यास को इवेंचुअली कहां पर भेज रहे हैं, म्यांमार में भेज रहे हैं, तो दैट मींस यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14, राइट? नाउ गवर्नमेंट स्टैंड, आवर कोर्ट्स पोजीशन क्या है? ना इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी. अब इंडिया क्या कहता है कि अगर हम उसको भेज रहे हैं, भाई हम तो उस रेफ्यूजी 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट ही नहीं है, हमने तो उसको रेटिफाई नहीं किया. तो आप देख सकते हैं एंड द फॉरेनर्स एक्ट gives the government broad powers to regulate the entry and exit of foreigners. So हम क्या कहते हैं, हमारी सरकार ने आज तक भी जो रेफ्यूजी कन्वेंशन आपको देखने को मिलता है, we are not a signatory to that. Rather, we are also not a signatory to the Foreigners Act. तो हम रेगुलेट करेंगे, सरकार रेगुलेट करेगी एंट्री एंड एग्जिट. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई कहता है दैट इज राइट टू रिसाइड सेटल, बट इट अप्लाइज टू ओनली इंडियन सिटीजंस. अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में we have the right to reside और it is bound to restrictions. आर्टिकल 19 किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ इंडियन सिटीजंस के लिए अवेलेबल है. तो एक तरह से गवर्नमेंट का स्टैंड है कि भाई ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आप आर्टिकल 21 और 14 की बात करें, हम किसकी बात करें? आर्टिकल 19 की बात करें. और आर्टिकल 19 किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजंस के लिए. क्लैरिटी है? द SC एक्नॉलेज्ड basis constitutional protections like article 14 and 21 extend to all persons in India, but not a rigid right to stay or settle in India. So यहाँ पर कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है कि yes, we are talking about the broad terms. Broad terms मतलब आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 सभी के लिए है. लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका क्या हक नहीं है? You do not have the right to stay or settle in India. The bench reiterated that the matter of whether the refugee can stay is subject to legal procedure under the Indian law. So Indian law क्या कहता है कि भाई हमने कोई राटिफिकेशन नहीं किया, कोई सिग्नेटरी नहीं है हम किसके? रेफ्यूजी कन्वेंशन के, ना ही फॉरेनर्स एक्ट के. तो उन्होंने बोला कि भाई आज अगर रेफ्यूजी स्टे करेंगे या एग्जिट करवाए जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये लॉ डिसाइड करेगा, हमारा लैंड का लॉ जो है. और लैंड का लॉ क्या कह रहा है कि जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर इट अप्लाइज टू ओनली इंडियन सिटीजन एंड वी आर नॉट द सिग्नेटरी और द सिग्नेटरी ऑफ द रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951. क्लैरिटी है? आई होप आपको यहां तक समझ आया. ठीक है जी. नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. CJI forwards in-house panel probe report to President. So Chief Justice of India Sanjeev Khanna has forwarded to the President and the Prime Minister the report of an in-house committee that investigated allegations against the Delhi High Court judge. Now it was a rumor, आप देख सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा फैलाया गया था. Rather इट वाज सेड कि जब ये कैश मिला था, आपको बल्क में इतना कैश देखने को मिला एक हाई कोर्ट जज में, तो इट वाज सेड कि इसको दबाने की कोशिश करी गई थी. एंड अगेन इट इज अ रूमर. आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि विद प्रूफ्स आपको मिला है, तो यहाँ पर दबाने की बात की गई. एंड इट वाज सेड कि एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के पास इतना कैश होना, इट इज नॉट वाइबल, राइट? सो एक इन हाउस कमेटी हुई थी और इन हाउस कमेटी के तहत ही ये रिपोर्ट किसको पब्लिश करी गई है? प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट को भी. क्लैरिटी है? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है बच्चे? इट इज द प्रेसिडेंट. ठीक है, विद द रिकमेंडेशन ऑफ CJI. नाउ CJI ने क्या बोला है भाई? कोलिजियम सिस्टम. सो आप देख सकते हैं जो कोलिजियम सिस्टम है वो ही क्या करता है? नेम्स को रेकमेंड करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, राइट? सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन हाउस प्रोसीजर क्या है. सो ये एड्रेस इट टू एड्रेस जुडिशियल मिसकंडक्ट. सो जो जुडिशियल मिसकंडक्ट आपको देखने को मिलता है आउटसाइड द फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस. सो एज यू नो, रिमूवल आपको देखने को मिलता है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से आपको दोनों हाउसेस उसको पास करवाना होता है. वी हैव अ फॉर्मल इंपीचमेंट और अ रिमूवल प्रोसीजर फॉर द जजेस. रादर जजेस इंक्वायरी एक्ट में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हो. लेकिन अगर आपने ये नहीं करना है तो आपको एक देखने को मिलती है टू एड्रेस जुडिशियल मिसकंडक्ट. आप क्या होल्ड कर सकते हैं? इन हाउस प्रोसीडिंग्स.
राइट। सो इन हाउस प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है जो 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था, विच इज नोन एज द इन हाउस प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस। सो सबसे पहला क्या है, फाइलिंग कंप्लेंट्स। सो कंप्लेंट्स कैन बी मेड टू द सीजीआई, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और द प्रेसिडेंट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है, इट सीक्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्यूज जज एंड फॉरवर्ड्स द फाइंडिंग्स टू द सीजीआई। तो वो भाई करते हैं इन्वेस्टिगेशन की बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो अपनी रिपोर्ट्स किसको दे देते हैं, फाइंडिंग्स किसको दे देते हैं, सीजीआई को दे देते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। सो इफ सीरियस एलिगेशंस, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीजीआई है वो अपॉइंट कर सकते हैं कमिटी comprising 2 chief justices of the other high courts and 1 high court judge to investigate. So यहाँ पर एक कमेटी बिठाई जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। नाउ रिकमेंडेशंस और एक्शंस क्या होते हैं? इफ द कमिटी फाइंड सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिमूवल, द सीजीआई मे एडवाइज द जज टू रिजाइन। इफ द जज refuses, the report is forwarded to the president and the prime minister for further action, paving the way for impeachment. So यहाँ पर recommendations क्या होती हैं कि अगर उनका मिसकंडक्ट फाइंड किया गया है तो उनको बोला जाता है कि भाई रिजाइन कर दो ना। अगर वो जज रिजाइन नहीं करते हैं तो रिपोर्ट किसको पेश करी जाती है? प्रेसिडेंट को पेश करी जाती है, फॉरवर्ड इट टू द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर फॉर फर्दर रिमूवल। फर्दर का क्या किया जाए? रिमूवल किया जाए, रिमूवल प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। तो आप कह सकते हैं रिमूवल प्रोसेस के स्टार्टिंग से पहले आपको ये इन हाउस प्रोसीजर देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? तो ये इन हाउस प्रोसीजर क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ना। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नो क्रिमिनल केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट अ जज of a high court or a supreme court without the prior permission of the chief justice of India. So प्रायर परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी अगर कोई भी आपने क्रिमिनल चार्ज लगाना है किसी भी हाई कोर्ट के जज पे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज पे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जजमेंट 2014 आपको देखने को मिलती है। इफ अ जज रिफ्यूजेस टू रिजाइन डिस्पाइट एडवर्स फाइंडिंग्स बाय एन इन हाउस पैनल, द रिपोर्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज फॉर फर्दर एक्शन। सो अगर वो जज रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं रिजाइन नहीं करता हूं, जबकि इन हाउस प्रोसीजर में पाया गया है कि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है, यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं रिजाइन से तो उनको फिर कहां पर फॉरवर्ड करनी होती है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट फाइनल करनी होती है, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, वो इंपीचमेंट, जो फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस है, फॉर्मल रिमूवल प्रोसेस है, वो स्टार्ट करा जाए। ठीक है जी। सो मैकेनिज्म क्या है? तो एज आई टोल्ड यू, आपको आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है। ग्राउंड्स क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्या ये कहीं पर डिफाइंड है? नहीं, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है ना। प्रोसेस क्या है? इनिशिएशन ऑफ रिमूवल कैसा होता है? अ मोशन फॉर रिमूवल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, जो कि सपोर्ट किया जाता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप, टू थर्ड ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोट। क्या चाहिए होती है? प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको चाहिए होती है। तो यहां पर क्या किया जा सकता है? जज का रिमूवल किया जा सकता है। उसके बाद अगर रिमूवल प्रोसीजर पूरा हो जाता है, मतलब दोनों ही हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूज एन ऑर्डर फॉर रिमूवल। सो इशू कर देते हैं ऑर्डर कि हम इसको क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, राइट। Now, Supreme Court publishes assets of 21 judges. This is the next news. So, 21 judges की यहाँ पर assets को publish किया गया है. So, 21 Supreme Court judges, including the Chief Justice of India, have disclosed their financial assets and liabilities on the top court's website. Now, आप यहाँ पर देख सकते बैकग्राउंड क्या है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट एक तरह से रीइन्विग्रेट करने के लिए, इट इज असेंशियल कि आप ट्रांसपेरेंसी का पाथ फॉलो करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाथ क्या हो जाता है कि आप अपने डिस्क्लोज करें जो भी आपके एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, ठीक है। तो एक तरह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इन इंडिया, particularly in terms of financial disclosures and ethical standards. So ऐसी unlike elected representatives जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए या जो इलेक्टेड एमपीज एमएलएज हैं, भाई वो तो अपने एसेट्स को जारी करते हैं ना। अगर कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, चाहे एमपी चाहे एमएलए, वो बेसिकली क्या करता है? वो कैंडिडेट क्या करता है? अपने एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है। लेकिन जुडिशरी आपको एक ऐसा क्लोज्ड एम्बिट देखने को मिलता है जहां पर ना ही कोई एसेट्स मांगे जाते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि आपको एसेट्स बताने ही बताने हैं या आपको अपनी लायबिलिटीज बतानी ही बतानी है, ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जजेस आर नॉट लीगली मैंडेट, वो लीगल मैंडेट इनके पास कोई नहीं है, इनकी मर्जी है ये अपने एसेट्स बताएं, लायबिलिटीज बताएं या ना बताएं, ठीक है। सो द करंट डिस्क्लोजर फॉलोड अ रेजोल्यूशन ऑफ फुल कोर्ट एम्ड एट प्रमोटिंग पब्लिक ट्रस्ट। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। एज सच वी डू नॉट हैव एनी एक्ट, कोई एक्ट नहीं है, कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि यहाँ पर जजेस को अपनी एसेट्स लायबिलिटीज बतानी ही बतानी है। ये एक तरह से क्या किया गया है?
अपनी पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी जनरेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये क्या लाया गया है कि जितने भी जजेस हैं वो अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं की डेवलपमेंट्स क्या है। 1997 में फर्स्ट फुल कोर्ट रेजोल्यूशन हुआ था अंडर सीजेआई जेएस वर्मा, recommends asset declaration by judges of the to the chief justice। 2009 में आपको देखने को मिला a full court resolved to allow voluntary disclosure of judges assets on the SC website। 2009 में Delhi High Court held that such declarations are information under section 2 clause F of the RTI Act। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई, मान लो मैं आरटीआई डालना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि भाई हमारे जजेस के पास क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, तो इट वाज सेड कि इट इज अ पार्ट ऑफ आरटीआई। तो कल को आप आरटीआई डाल सकते हैं अगर आप किसी जज को ये बोलना चाहते हैं कि बताइए आपकी एसेट्स और डिस्क्लोजर, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, तो ये एक तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस। नेक्स्ट 2019 की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल दैट सीजीआई इज अ पब्लिक अथॉरिटी। तो सीजीआई क्या बन जाती है, एक पब्लिक अथॉरिटी बन जाती है आरटीआई में, जिसमें एसेट डिस्क्लोजर इट विल सर्व एज द पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट वायलेटिंग द प्राइवेसी। राइट, 2025 में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बिगिंस पब्लिशिंग एसेट्स ऑफ सिटिंग जजेस इंक्लूडिंग familial टाइल्स प्रोएक्टिव ऑन इट्स वेबसाइट। सो प्रोएक्टिवली, एसेट्स कोई लीगल मैंडेट नहीं है, आज भी सरकार ने कोई इस पे लॉ नहीं बनाया कि भाई आपको करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पर लाया गया है कि हम क्या करेंगे, अपनी जो भी लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, उनको डिस्क्लोज करेंगे। राइट, सो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। ऑब्वियसली बात है, इट विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, राइट, इट बिल्ड्स अ पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करता है व्हिच इज द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के लिए हाईएस्ट वर्च्यू एग्जिस्ट करता है व्हिच इज जुडिशरी जस्टिस सिस्टम। राइट, सो ये एक तरह से क्या करेगा, बिल्ड करेगा पब्लिक ट्रस्ट को। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी है। ठीक है, इट अलाइंस विद वैल्यूज लाइक integrity and responsibility enshrined in the preamble and part 4। Right, so this is the significance। So these were the news that we have discussed। Now very important news, देखो जब भी मैं आपको बताती हूं अगर पॉलिटी के करंट अफेयर्स हम रीड कर रहे हैं, the polity current affairs should be amalgamated with the static portion। जब तक आप स्टैटिक पोर्शन के साथ पॉलिटी नहीं रीड कर रहे हैं तब तक पॉलिटी रीड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई टेल यू, पॉलिटी के जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में, इट वुड ऑलवेज बी अकम्पनीड, स्टैटिक उसका बेस बनेगा, इट वुड बी अकम्पनीड बाय द करंट अफेयर्स। सो द करंट अफेयर्स हैज टू बी रेड विद द स्टैटिक पोर्शन। राइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।